सबसे पहले तो पोलन किट का काम क्या हो गया, कीटों को आकर्षित करना, किसके लिए, परागकण के लिए। तो पहला जो काम है पोलन किट का वो क्या है, कीटों को आकर्षित करना। दूसरा जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है पोलन किट का, वो ये कि ये जो है पोलन की यूवी रेस से, परागबैंगनी किरणों से क्या करता है, रक्षा करता है। तो दूसरा काम क्या हो गया, यूवी किरणों से रक्षा करना। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है पॉलिनेशन या परागण में सहायता देना। 3 काम हो गए, परागण में सहायता। तो पोलन किट ये क्या है, दोबारा से समझे पोलन किट की परिभाषा। पोलन किट क्या होता है कि परागकण के चारों तरफ जो है एक म्यूसिलेज का आवरण चढ़ जाता है, ये क्या कहलाता है, पोलन किट कहलाता है। और ये जो पोलन किट होता है मुख्य रूप से किसको बढ़ाता है, कीटों को आकर्षित कर रहा है। तो यानी कि पोलन किट मुख्य रूप से उन पादपों में पाए जाएंगे जिनमें परागण किसके माध्यम से होता है, कीटों के माध्यम से। जिनमें वायु के माध्यम से हो रहा है वहां इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां कीटों के माध्यम से परागण की क्रिया होती है वहां पर जो है इस तरह के पोलन किट पाए जाते हैं। तो पहला पोलन किट का काम हो गया कीटों को आकर्षित करना, दूसरा यूवी किरणों से रक्षा करना, और तीसरा हो गया परागण में सहायता देना। एक बात और समझें कि वो पादप जिनमें की परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है, पराग कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें पराग कणों का वेस्ट होना, यानी कि वो व्यर्थ ज्यादा जाते हैं। क्योंकि उड़ के जाते हैं तो 100 पोलन में से 2 या 4 पोलन ही किसी प्लांट की या किसी पुष्प की वर्तिका तक पहुंच पाते हैं, बाकी के बाकी क्या हो जाते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि जिन पौधों में वायु परागण होता है उनमें पोलन पराग कणों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जिन पौधों में जल के माध्यम से या कीटों या पशुओं के माध्यम से होता है, अपेक्षाकृत उनमें पराग कणों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस, मुख्य रूप से आधारभूत जो अंतर है वो आप ध्यान में रखें। तो हाँ, वायु वाला बहुतों में होता है। मैंने आपको बताया था, उदाहरण भी दिया था कि जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब में कैसा होता है, वायु परागण होता है। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि उनके पोलन का रंग जितने भी जैसे साइकस फाइनस सब किसके मेंबर हैं, जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं, तो उन सब में यही होता है। दूसरा एक बात और मैं आपको बताना चाह रही थी कि कुछ पादपों में जब पराग कोश का स्फुटन होता है तो उसमें क्या पाए जाते हैं, आसपास प्रोटीन पाए जाते हैं। और जब ये क्या होगा, पराग कोश फटेगा, अपन ने पढ़ा ना, अनुदैर्ध्य प्रकार से फटेगा चाहे अनुप्रस्थ प्रकार से फटेगा, किसी भी प्रकार से फटेगा, तो जो प्रोटीन भित्ति में टिके हुए हैं, एक परागकोश की संरचना आपको दिमाग में है ना, कल हमने पढ़ी थी। तो जब उस परागकोश की भित्ति में क्या है, प्रोटीन भी है, तो जैसे ही वो भित्ति फटी तो परागकण के साथ साथ क्या हुआ है, वो प्रोटीन भी बाहर आ गए। जब वो प्रोटीन बाहर आ गए तो ये प्रोटीन किसका काम करते हैं, एलर्जन का। इसी कारण मार्च के महीने में, फरवरी मार्च में जब फूल सबसे ज्यादा खिलते हैं उनमें परागकण और परागण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, तो वातावरण में एलर्जन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन दिनों आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत संवेदनशील होते हैं, उनको अस्थमा अटैक आ जाता है, खांसी आ जाती है, जुकाम हो जाता है, नोसिया हो जाता है, बहुत ज्यादा एलर्जी की स्थिति में क्या होता है, चत्ते पड़ जाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, जो पराग कोश में जो प्रोटीन निकल रहा है साथ में। ये बात आप ध्यान रखें कि एलर्जन का कारण क्या है, पराग कोश की भित्तियों में पाए जाने वाले प्रोटीन के कण। ये प्रोटीन के कण पराग कण के साथ साथ क्या होते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं और एलर्जी फैलाने का काम करते हैं।
तो इसी वजह से सर्दियों में फरवरी और मार्च में जबकि ब्लूमिंग या पुष्प बहुत ज़्यादा खिलते हैं, उस स्थिति में हमको कहा जाता है कि परागकणों की एलर्जी से आप बचें। उस समय रिपोर्ट किया गया है कि अस्थमेटिक पेशेंट भी बहुत ज़्यादा, अस्थमा के रोगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कारण यही है कि एलर्जन वातावरण में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एलर्जन किसके साथ निकल रहे हैं? परागकण के फूटने के, परागकण जैसे ही वातावरण में आएंगे प्रोटीन रहेगा और उस प्रोटीन के साथ वो बाहर निकल जाएंगे। अब हम बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर हमने कल बात की थी, पहले हमने बात की थी कल किसकी? बाह्य चोल की। बाह्य चोल की बात, हाँ एक्साइन, इंग्लिश में कहें तो एक्साइन। बाह्य चोल क्या होता है? कल हमने कहा था कि ये कैसा होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है बहुत ज़्यादा। अब हाँ, हार्ड होता है, चिकना होता है, और कई बार क्या होता है कि इस पोलन में बाहरी चोल पर कुछ आकृतियाँ पाई जाती हैं, कटीली आकृतियाँ भी हो सकती हैं। मैं बताती हूँ किस तरह से। ये पोलन, और पोलन की हम किसकी बात कर रहे हैं? बाहरी भित्ति की। तो ये बाहरी भित्ति जो होती है, इसकी सबसे बाहरी आउटर लेयर जो होती है, बाह्य चोल जिसे हम कह देते हैं, ये बाह्य चोल क्या होता है? हाँ, पहला चिकना हो सकता है, चिकना हो सकता है, खुरदुरा हो सकता है, या फिर और एक बात तो होगी कि हरदम कैसा होगा? कठोर। अब आप समझे कि जो बाह्य चोल कठोर होता है, इसका फायदा क्या होता है और इसकी कठोरता का कारण क्या है? इसकी कठोरता का कारण क्या है? बाह्य चोल का निर्माण हमने कहा था यूवी पिंड से होता है। किससे हो रहा था बाह्य चोल का निर्माण? यूवी पिंड से। यूवी पिंड, और ये यूवी पिंड किसका निर्माण कर रहे थे? बाह्य चोल का। हाँ, एक्साइन, इंग्लिश में कहें तो एक्साइन। तो क्या होता है कि बाह्य चोल की कठोरता का कारण क्या होता है? ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है। तो बाह्य चोल की कठोरता का कारण स्पोरोलेनिन, हमने कल पढ़ा था एक लेक्चर पहले कि स्पोरोलेनिन का आवरण इसके चारों तरफ हो जाता है, और इस वजह से बाह्य चोल क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। अब स्पोरोलेनिन के आवरण से कठोरता तो मिलती है, लेकिन इस कठोरता से फायदा क्या होता है पोलन ग्रेन्स को? क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि इनकी जीवन क्षमता बढ़ जाती है, ये वाइबिलिटी बढ़ जाती है इनकी, ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। और दूसरा, ये केमिकली या किसी प्रोटीन से जो है इनकी दीवार या बाह्य भित्ति नुकसान नहीं पा पाती। जैसे हम कोई आर्टिफिशियल केमिकल डालें वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य से भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का इस पर असर नहीं होता। तो जब भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का असर नहीं होगा तो ये लंबे समय तक क्या है? जमीन में गड़े रह सकते हैं। तुमने देखा होगा कि अगर हमने अपने घर में बाहर गेंदे के फूल लगाए तो अगली बार जो है हमें उसके बीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो बीज क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। अगर मान लो इनको वर्तिकाग इस साल नहीं मिली, या इस सीजन में या इस मौसम में नहीं मिली, तो 6 महीने तक वो जमीन में सुरक्षित पड़े रहेंगे, और जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा, अनुकूल पुष्प की वर्तिकाग्र मिलेगी, वो क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। तो इसका कारण उनको वातावरण से प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का काम कौन करता है? बाह्य चोल। और ये बाह्य चोल किसका बना हुआ रहता है? स्पोरोलेनिन का, है ना। देख, तो ये काम हुआ। दूसरा क्या होता है कि जो बाह्य चोल होता है, इसके नीचे कौन सा चोल है? आंतरिक चोल, इंटाइन। ये देखिए, ये कौन सा चोल है? अंत्य चोल। अभी और पढ़ेंगे बाह्य चोल के भाग और ये सब, है ना। अंत्य चोल जो होता है ये अपेक्षाकृत कोमल भित्ति से बना हुआ रहता है। बाह्य चोल तो क्या है? बहुत कठोर भित्ति से बना हुआ है, लेकिन जो आंतरिक चोल है ये बहुत बारीक और पतली भित्ति और बहुत मृदु भित्ति से बनना होता है। अब क्या होता है? जैसे ही बाह्य चोल फट जाता है ना,
जब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स किस तरह से जो है स्फुटित होते हैं। तो ये आंतरिक चोल जो होता है, क्योंकि सॉफ्ट है ये, हाँ बहुत मृदु है ये, तो यहाँ पर ये जो है इसके जर्म पोर जो होते हैं वहां से ये एक ट्यूब के रूप में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है इस तरह से। और इसको हम क्या कहते हैं, जनन नलिका, है ना। जर्म पोर, पोलन्स के जो ऊपर होते हैं उनमें 3 या 4 क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। और इन जनन छिद्रों के माध्यम से ये अंत्य जो चोल होता है वो एक ट्यूब के रूप में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है और बाहर आकर जनन नलिका का निर्माण करता है। और किस तरह से करता है और किस तरह से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसकी बात हम अभी करेंगे। देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा है, ये चित्र आप देखें पूरा एक सामान्य संरचना है पोलन की। इस पोलन की सामान्य संरचना में आपको ये बाहर दिख रही है एक्साइन दिख रही है। अब ये रहे पोर, 1 2 3 से लेकर 5 पोर किसी भी पराग कण में हो सकते हैं। और ये आपको जो पतली दिख रही है अंदर की तरफ ये वाली भित्ति, ये कौन सी है, इसकी अंत्यचोल या इंटाइन है। और ये बीच में न्यूक्लियोलाई है और ये बीच में जो है ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोलाई है। ये एक सामान्य संरचना किसकी है, एक पराग कण की। आ गए यहाँ तक समझ में। एक पराग कण की सामान्य रचना में 2 न्यूक्लियोलाई हैं, इंटाइन है और एक्साइन है। और बाहर की भित्ति इस तरह से खुरदुरी भी हो सकती है और साथ में 3 से लेकर 5 जर्म पोर इसमें पाए जा सकते हैं। और जर्म पोर का क्या काम है कि जो इंटाइन है या जो अंत्यचोल है, हाँ उसमें से जो है जनन नलिका बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो वर्तिकाग्र से वर्तिका तक होती हुई कहाँ पर पहुंचेगी, अंडाशय तक पहुंचेगी। किस तरह से पहुंचेगी अभी देखेंगे। अब आप ये देखें कि किस तरीके से जो है एक पोलन जो है या एक परागकण है। एक बात और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि परागकण जो होते हैं उनका विकास 2 स्थिति में होता है, 2 अवस्थाओं में। परागकण का विकास कितनी अवस्थाओं में होगा, 2 अवस्थाओं में, एक इन सीटू अवस्था और एक एक्स सीटू अवस्था। इन सीटू अवस्था मतलब जहां पर वो पाए जा रहे हैं, जिस अवस्था में वो हैं उस अवस्था में, और एक एक्स सीटू जब वो पोलन क्या कहते हैं पराग कोश से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, तब उनका विकास होगा। तो वो कौन सा कहलाएगा, एक्स सीटू। एक तो स्वस्थाने, इन सीटू को हिंदी में क्या कहेंगे, स्वस्थाने विकास। हाँ स्वस्थाने मतलब जिस स्थान पर वो हैं, स्वस्थाने विकास। परागकण का हाँ 2 अवस्थाओं में होता है। एक तो स्वस्थाने विकास, हाँ स्वस्थाने इन सीटू, आधा से तो लिखा है स्थान, अच्छा स्वस्थाने, ठीक है ना। स्वस्थाने विकास होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। स्वस्थाने विकास में क्या होता है कि जब परागकण पराग कोश में होते हैं तब वो विकास जो होगा वो कौन सा विकास कहलाएगा, स्वस्थाने। और जब परागकण किसी पुष्प, दूसरे पुष्प की या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, जब उनका विकास होगा तो वो एक्स सीटू विकास कहलाएगा, है ना। एक्स सीटू मतलब वी स्थान, ये स्वस्थान और वो वी स्थाने विकास, 2 हो गए, वी स्थाने और स्वस्थाने, इन सीटू और एक्स सीटू डेवलपमेंट। इन सीटू जब परागकण परागकोश के अंदर ही है ना, और जब परागकोश के बाहर आके जो वर्तिकाग्र पे चला गया, जब जो विकास होगा वो कहलाएगा एक्स सीटू डेवलपमेंट। अब एक आप ये देखिए, ये एक परागकण दिखाई दे रहा है आपको, इसमें किस तरह से जो है एक चीज और होती है, पोली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। सामान्य रूप से एक परागकण में कितने टेट्राड्स का निर्माण हो रहा है, 4। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कि इनका समूह बन जाता है 4 से ज्यादा। तो ऐसी स्थिति कौन सी स्थिति कहलाती है, बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसका उदाहरण भी आप एक आध पढ़ेंगे, मॉलिस्ट्रीसिया वगैरह इसका उदाहरण है, आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें लिखा होगा, अभी हम प्रश्न भी करेंगे इससे संबंधित। तो पॉली एम्ब्रियोनी जब क्या हो, बहुभ्रूणता, उसका किसे कहेंगे हम,
जब जो है परागकण क्या हो, चार से ज्यादा के ग्रुप में हो या चार से ज्यादा के समूह में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहेंगे। ये आपको मैंने बताइए डिहेंस किस तरह से होता है, किस तरह से उसका प्रस्फुटन होता है। किसका एग्जाम्पल मैंने बताया ना, मोपीबिया भी एक प्लांट है, और आगे और मैं बता दूंगी अभी। हाँ मोपीबिया, ठीक है। अब जो है एक परागकण जब उसमें टेट्राड्स बन जाते हैं तो अब वो क्या कहलाता है, मेगास्पोर या मेल गैमेट कहलाएगा, माइक्रोस्पोर से कहलाएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर कहलाता है। अब एक माइक्रोस्पोर से किस तरह से नर युग्मोद्भिद का विकास होता है, ये हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। कि एक पोलन ग्रेन, सामने देखिए आपको वो चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक पोलन ग्रेन है, दिख रहा है ये पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन जो है विकसित होकर इसका निर्माण करेगा, जो कि क्या कहलाएगा, मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद। किस तरह से इसका विकास होता है, सबसे पहले आप ये देखें, ये पोलन है जिसमें कि एक क्या है, जनरेटिव सेल है, जनन कोशिका है, एक कौन सी कोशिका है, कायिक कोशिका है, और न्यूक्लियस है, एक्साइन है, इंटाइन है और जर्मपोर है। अभी हमने एक सामान्य परागकण की संरचना पढ़ी थी ना। अब क्या होता है कि ये जो इसका पोलन ग्रेन है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे की तरफ खिसकने लगता है, और बीच में एक बड़े से जो है रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। क्या होगा, न्यूक्लियस जब नीचे खिसक जाएगा, साइड में खिसकेगा, तो ऊपर जीव द्रव्य में क्या होगा, स्पेस बन जाएगा एक तरीके का, और इस तरह से स्पेस बन जाता है। अब इसमें कौन सी क्रिया होती है, माइटोसिस की क्रिया होती है। किसमें, परागकण के केंद्रक में कौन सी क्रिया होती है, माइटोटिस विभाजन होता है। और इस माइटोटिस विभाजन के फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं, कितनी सेल्स बन जाती हैं, या दो। एक कौन सी, ट्यूब सेल, या तो उनको सेल कह दें या हम केंद्रक कह दें, क्योंकि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है, तो हम क्या कहेंगे उसको, केंद्रक। केंद्रक में विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है, माइटोटिस विभाजन होता है। और इस विभाजन के फलस्वरूप एक तो बनता है ट्यूब न्यूक्लियस, और एक कौन सा बनता है, जर्मिनेटिव या जनन केंद्रक। दो केंद्रक बन गए, एक तो नलिका केंद्रक बन गया, और एक कौन सा केंद्रक बन गया, जनन केंद्रक। अब क्या होता है कि ये जो जनन केंद्रक है वो तो बीच में जाता है, और ये नीचे जो जर्मेटिव सेल या जनन कोशिका है वो नीचे आ जाती है। अब जनन कोशिका जो है एक लंबी ट्यूब का निर्माण कर लेती है, साथ में साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता रहता है। ये देखें ध्यान से आप, बीच में जो है ट्यूब सेल है, न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। जर्मेटेटिव सेल या जो जनन कोशिका होती है वो इस तरह से विभाजित होकर एक ट्यूब का निर्माण कर लेती है, और इस तरह से इसका विभाजन दोबारा से हुआ, एक लंबी नलिका बनी, और माइटोसिस होता है अब किसमें, जर्मेटिव सेल में। जनन कोशिका में वापस कौन सा विभाजन होता है, माइटोटिस। इस माइटोटिस विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिका की कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। और इसी बीच जो है ये जो अंत्य त्वचा है या आंतरिक चोल है वो एक ट्यूब के रूप में क्या होने लगता है, बाहर, उसकी भी क्या निकलने लगती है, एक अतिवृद्धि निकलने लगती है, और वो भी बाहर की तरफ आने लगता है। अब जो ये दो सेल बनी, जनन कोशिका से जो दो सेल बनी, ये बाहर आ जाती हैं, और बाहर आकर अब ये क्या कहलाएंगी, दोनों मेल गैमेट। जनन कोशिका विभाजित होकर किसका निर्माण करती है, दो मेल गैमेट का, जबकि कायिक कोशिका क्या करेगी, उसको भोजन देने का काम करेगी। हाँ, है ना, कायिक कोशिका का कोई जनन में भाग नहीं होता। जनन कोशिका माइटोसिस विभाजन द्वारा दो किसका निर्माण करती है, गैमेट्स का निर्माण करती है। और ये आंतरिक त्वचा, आंतरिक चोल जो होता है वो छिद्र के माध्यम से एक ट्यूब के रूप में क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और साथ में जो है मेल गैमेट भी बाहर ट्यूब में आ जाते हैं। आ रही ना बात समझ में। जनन नलिका के ट्यूब में क्या होते हैं, दोनों मेल गैमेट आ जाते हैं, और एक ये इस तरह की एक बड़ी संरचना यहाँ हमें प्राप्त हो जाती है, जिसमें कि दो तो क्या है, मेल गैमेट से, और एक क्या है, कायिक कोशिका कह दें या नलिका केंद्रक कह दें, जो कि क्या है, वास्तव में वेजिटेटिव सेल है। आगे बात समझ में। तो एक परिपक्व मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद में कितनी सेल्स हो गई, कितनी सेल हो गई, तीन हो गई। दो तो क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया, और एक क्या हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस हो गया।
तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एक परिपक्व मेल गैमेटोफाइट कितनी कोशिकीय संरचना होती है, तो कितनी केंद्रक की, तो कितनी केंद्रक की संरचना होती है, 3 केंद्रक की संरचना होती है, जिसमें 2 तो क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, और एक क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस या नलिका केंद्रक। तो ये एक किस तरह से एक पोलन ग्रेन से जो है एक मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, ये है। अब ये हाँ दोबारा से समझें आप कि किस तरह से एक नर युग्मोद्भिद का विकास होता है, किसके माध्यम से, पोलन ग्रेन या परागकण के माध्यम से। ये एक परागकण है जिसमें बाहर एक्साइन है, बाह्य चोल है और आंतरिक चोल है, साथ में क्या है, जनन छिद्र है और एक ट्यूब न्यूक्लियस है और ट्यूब सेल है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें पहला जो विभाजन होता है, इसमें न्यूक्लियस में पहला विभाजन होगा, कौन सा विभाजन, माइटोटिस विभाजन होगा, और इस माइटोटिस विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बन जाएंगे, एक तो ट्यूब केंद्रक और एक कौन सा, जनन केंद्रक, ठीक है। अब इस जनन केंद्रक में आगे विभाजन होगा, और इस इतना सब छोड़ दें, यहाँ ध्यान रखें कि जनन केंद्रक का वापस विभाजन होगा, माइटोसिस विभाजन, जिसके फलस्वरूप 2 क्या बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट बनेंगे। और ये मेल गैमेट जब तक बनेंगे, इस बीच में क्या होगा, आंतरिक चोल जो है वो जनन छिद्र के माध्यम से एक पतली ट्यूब का निर्माण कर लेगा, और इस ट्यूब में दोनों क्या आ जाते हैं, मेल गैमेट आ जाते हैं, और इस तरह से अंत में हमें एक परिपक्व मेल गैमेटोफाइट या परिपक्व नर युग्मोद्भिद की अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें 2 तो क्या होंगे, जनन केंद्रक, और एक क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस। आगे यहाँ तक बात समझ में, ये है किसी भी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। चले अब देखें आप, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, डिएनेसिस ऑफ एंथर किस तरह से होता है, किस तरह से उसका। अब वही वाला चित्र है जिसको कि थोड़ा और क्लियर किया गया है, क्योंकि आपके थोड़े कंफ्यूजन है। तो अगर ये यंग पोलन ग्रेन्स, ये देख लें आप, दोबारा से समझ लें, ये मेच्योर पोलन ग्रेन्स, और इस तरह से साइटोप्लाज्म का विकास होकर 2 मेल गैमेट और एक इसका निर्माण हो जाएगा। ये वही चित्र है, उसको थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए बताया गया। अब ये तो बात किसकी थी, मेल गैमेटोफाइट की। अब किस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन होगा वो समझें। पहले फर्टिलाइजेशन नहीं समझेंगे हम, निषेचन नहीं समझेंगे, अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में जो मैंने आपको जब बताया था कि परागकण का विकास 2 स्थितियों में होता है, पहला तो स्वस्थानीय और एक बाह्य स्थानीय जिसे कहते हैं। तो स्वस्थानीय में तो क्या हो गया, विकास हो गया। अब जब ये पोलन ट्यूब बन गई, जैसे ही ये पोलन ट्यूब, मतलब ये समझें आप कि यहाँ तक का जो विकास होता है ये तो होता है इन सीटू। अब जो विकास होगा ये कौन सा होगा, एक्स सीटू। बात समझ आ गई ना, इन सीटू तक विकास होगा। तो अब इस अवस्था में पोलन किसी भी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, और अब जो पोलन का विकास होगा या परागकण का विकास होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स सीटू कहलाएगा। अब समझें, ध्यान से इसको समझें। ये पोलन आ गया कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर, किसी भी माध्यम से आया। परागकण का कोई सा भी माध्यम हो सकता है, चाहे जल के माध्यम से आए, चाहे वायु के माध्यम से आए, चाहे कीट के माध्यम से आए, चाहे पशुओं के माध्यम से आए। माध्यम की हम बात नहीं करेंगे, किसी भी माध्यम से जो है पोलन ग्रेन अपने इन सीटू या स्वस्थानीय विकास के बाद कहाँ आ गया, वर्तिकाग्र के टिप पर, वर्तिकाग्र के ऊपर आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही वो वर्तिकाग्र के ऊपर आएगा वैसे ही पोलन ट्यूब निकली हुई है थोड़ी सी, वो पोलन ट्यूब धीरे धीरे लंबी होती जाएगी, और इस अंडाशय स्टाइल ये ऊपर वाला तो क्या है, वर्तिकाग्र, नीचे वाला क्या है, वर्तिका। अब क्या होगा, यहाँ पर पोलन आ गया। अब ये पोलन जो है यहाँ से इसकी जो पोलन ट्यूब है ये लंबी होती हुई कहाँ तक आ जाएगी, नीचे तक आएगी, और फिर फर्टिलाइजेशन अंडक में प्रवेश करेगी और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझें कि पोलन ग्रेन्स का जो सेकेंडरी या द्वितीय विकास हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अब आप एक चीज और समझें कि मैच्योर ओव्यूल या परिपक्व ओव्यूल, क्योंकि पोलन्स का तो विकास हो गया है ना, पोलन परागकण तो क्या हो गए, परिपक्व अवस्था में आ गए, लेकिन
अंडाशय या अंडाशय का भी, ओवरी का भी क्या होना चाहिए, अंडप का भी क्या होना चाहिए, परिपक्व होना जरूरी है। अगर अंडप परिपक्व नहीं होगा तो निषेचन की क्रिया संभव नहीं होगी। तो अंडप किस तरह से परिपक्व होते हैं और एक परिपक्व अंडप में क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक ये जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, ये चित्र क्या है, एक मेच्योर ओव्यूल, परिपक्व अंडप का चित्र है। परिपक्व अंडप के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा निभाग, क्या कहलाएगा जी, निभाग, हिंदी में कहें तो निभाग और या फ्यूनिकुलस। ये माइक्रोपाइल है, ये छिद्र होते हैं। ये इसके क्या है, अध्यावरण। कितने अध्यावरण है, 2। ये आपको दिखाई दे रहा है, 1 अध्यावरण, 2 अध्यावरण। इंटेग्यूमेंट्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे अध्यावरण। बाहर की तरफ जो आवरण है वो बाह्य आवरण और अंदर की तरफ जो आवरण है वो आंतरिक अध्यावरण। बीच में ये है एम्ब्रियोसेक, जिसे कि हम क्या कहेंगे, भ्रूण कोश। बीच में ये भ्रूण कोश है, ये न्यूसीलस है, इसको हिंदी में भी न्यूसीलस कहते हैं। और ये कौन सा है, अंत चलाजा, जिसको भी हिंदी में चलाजा ही कहेंगे। तो चलाजा और ये फ्यूनिकुलस, ठीक है, आमने सामने होते हैं। ये स्ट्रक्चर या ये रचना आप दिमाग में रखें, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। चलाजा, फ्यूनिकुलस और एम्ब्रियोसेक पराग कोश की स्थिति के अनुसार इनका अंडकों का विन्यास होता है। वो विन्यास किस तरह का होता है वो हम पढ़ेंगे। अलग अलग विन्यास है हमारे, उस विन्यास के लिए, जैसे ऋजु विन्यास है, आपने पढ़ा होगा। प्रतीप अंडाशय, प्रतीप बीजान्यास, पढ़ा है नहीं पढ़ा, ऋजु विन्यास, प्रतीप विन्यास। तो वो जो विन्यास का आधार है वो क्या है, चलाजा, फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल और अंडप की स्थिति। अगर हम तीनों चीजें एक सामने हैं तो अलग है इसका नाम। अगर ये आड़ी यूं समान है तो अलग है, ऋजु विन्यास जिसे हम कहते हैं, प्रतीप है, 3-4 है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन तो इस एक परिपक्व अंडप की संरचना आप ध्यान में रखें। कितने भाग हो गए इसके, नीचे से अगर हम चलें तो फ्यूनिलस, इसके बाद माइक्रोपाइल, फिर अध्यावरण, फिर न्यूसीलस और चलाजा और एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश। और बीच में जो है ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इसके क्या है, केंद्रक। एक जो परिपक्व अंडप होता है वो कितनी है, अष्ट केंद्र की संरचना है। कितने केंद्रक होते हैं उसमें, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। अब इन सबका क्या काम है, किस तरह से इनका विकास होता है, वो जब हम इसकी मादा युग्मोद्भिद की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अंडप की संरचना में समझ आ रहा है, कोई चीज छूटे नहीं, क्योंकि एक जब भी हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक परिपक्व अंडप में क्या क्या चीजें होती हैं। बाह्य आवरण, आंतरिक आवरण, चलाजा, फ्यूनिलस, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण जिसे हमने कह दिया, न्यूसीलस और अष्ट केंद्र की संरचना। कैसी संरचना है ये, अष्ट केंद्र की। कितने, 8 केंद्र के, 3 तो हैं चलाजा इनकी तरफ, चलाजा की तरफ, 3 का है माइक्रोपाइल की तरफ और बीच में 2 न्यूक्लियस है। तो टोटल कितनी संरचना हो गई, ये अष्ट केंद्र की संरचना होती है। छिद्र, जनन छिद्र, ये देखिए। अब फीमेल गैमेटोफाइट एक परिपक्व एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है। परिपक्व एम्ब्रियोफाइट बराबर एम्ब्रियोसेक, पराग कोश, सेक मतलब कोश। पर देखो कंफ्यूजन है थोड़ा सा इसमें, आपको गलती हो सकती है। पराग कोश, सॉरी, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भ्रूण पोष और भ्रूण कोश। कोश मतलब आवरण नहीं, कोष्ठ जैसी संरचना, और पोष मतलब पोषक पदार्थ, वो जो कि सीट को क्या देगा, पोषण देगा, वो क्या कहलाएगा, भ्रूण पोष। हम जो खाते हैं वो अधिकतर क्या होता है, भ्रूण पोष। वो जो चीजें हैं वो बनाते तो प्लांट्स किसके लिए, अपने लिए बनाते हैं, लेकिन हम उसको खा लेते हैं। तो वो भ्रूण पोष से हमको जो है चीजें मिलती हैं। जो गेहूं है उसका भ्रूण पोष हम खाते हैं, मक्का है उसका भ्रूण पोष हम खाते हैं, ठीक है ना। मक्के के जो दाने होते हैं तो बीच में जब गूदा गूदा होता है वो क्या है, भ्रूण पोष है, और पूरा का पूरा। तो भ्रूण पोष और भ्रूण सेक में, पोष और कोश में अंतर है। ओव्यूल एक परिपक्व अंडप किससे मिलकर बना रहता है, पराग कोश से और इंटेग्यूमेंट्स, अध्यावरण। अध्यावरण और पराग कोश मिलकर किसका निर्माण करते हैं,
एक परिपक्व ओव्यूल का निर्माण करते हैं। ये वही चित्र है, इसलिए इसको ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। अब आप देखें किस तरह से एक मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। एक नर युग्मोद्भिद का विकास हम पढ़ चुके हैं, अब हम क्या देखेंगे, मादा युग्मोद्भिद का विकास किस तरीके से होता है। एक मादा युग्मोद्भिद के विकास में सबसे पहले एम्ब्रियो सैक मदर सेल होती है, वो कैसी होती है, डिप्लॉइड। कैसी होती है, डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित। जब द्विगुणित होगी तभी वो अगुणित अवस्था में चेंज होगा। अब इसमें क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, और इस विभाजन के फलस्वरूप कितनी 4 सेल बन गई, 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा, हर सेल में ये 4 सेल बन गई, इन 4 में जो हर सेल होगी इसमें जो होगी वृद्धि होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर। विभाजन के फलस्वरूप ये जो द्विगुणित संरचना है वो किस संरचना में परिवर्तित हो गई, अगुणित संरचना में परिवर्तित हो गई। अब ये जो अगुणित संरचना है, अब क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगी, और जो न्यूक्लियस के माध्यम से जो है इसको क्या मिलेंगे, पोषक पदार्थ मिलेंगे, और इन पोषक पदार्थों को लेकर इसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी। और वृद्धि होने के साथ साथ ही इसमें क्या होगा, केंद्रक की वृद्धि होगी, और केंद्रक में अब कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस। माइटोसिस विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप हमें 2 समान कोशिकाएं मिल जाएंगी, और ये 2 समान कोशिकाएं अब क्या कहलाएंगी, मादा युग्मोद्भिद या फिर एक परिपक्व भ्रूण। क्या कहलाएगा, मादा युग्मोद्भिद कहलाएगा या एक परिपक्व भ्रूण कहलाएगा। और अब इसमें कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, और इसके विभाजन के फलस्वरूप वापस कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। और इन 4 कोशिकाओं में से अब आप ध्यान से देखें इस चित्र को कि इन 4 कोशिकाओं में कौन सा विभाजन हो रहा है, माइटोसिस। अब क्या हो रहा है कि टोटल कितनी कोशिकाएं बन गई, अब 8। 8 में से क्या होगा, 3 कोशिकाएं और 3 कोशिकाएं एंटीपोडल यानी कि प्रतिध्रुवीकरण हो जाता है उनका। 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ चल जाएंगी और 3 कोशिकाएं कहाँ चल जाएंगी, नीचे की तरफ, और बीच में जो है 2 केंद्रक रह जाएंगे, जिन्हें कि हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमेट्स। जैसे अपन ने पढ़ा था नर युग्मोद्भिद में क्या थे, 2 मेल गैमेट बने थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है 2 फीमेल गैमेट बन जाएंगे, और यहाँ पर जो है 2 समूह में 3-3 कोशिकाएं चल जाएंगी, एक दूसरे से प्रतिध्रुवित होते हुए बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों पर, एक ऊपरी ध्रुव पर और एक निचले ध्रुव पर। अभी हाल फिलहाल 2, फिर इसमें ये आपस में संयुग्मित हो जाएंगे। ये देखिए अगले चित्र में संयुग्मित हो जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में कितने होंगे, 2 होंगे, और बाद की अवस्था में इसमें लिखा है न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, और ये दोनों केंद्रक जो हैं आपस में जुड़कर एक केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। तो अब इस अवस्था में कितनी कोशिकीय हो गई, ये 7 कोशिकीय। 3 ऊपर की तरफ है, 3 नीचे की तरफ है, और बीच में 1 है, जो कि क्या है, वास्तव में अगर देखा जाए दिखता वो 1 है, लेकिन वास्तव में क्या है, इन दोनों केंद्रकों का संयोजन है, अलग से नहीं है वो कुछ भी। इन दोनों, ये 2 जो केंद्रक हैं, ये दोनों केंद्रक संयोजित होकर इसका निर्माण कर लेते हैं, और इस तरह से जो है एक मैच्योर भ्रूण कोश, कोश नहीं भ्रूण कोश की संरचना बन जाती है। और अब हम इसको क्या कहेंगे, मादा युग्मोद्भिद। तो ये पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाती है, मादा युग्मोद्भिद का विकास। तो एक मादा युग्मोद्भिद प्रारंभिक अवस्था में अष्टकोशिकीय संरचना है, लेकिन जैसे ही थोड़ा विकास होगा, विकास होकर जो है दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे, संयुग्मित हो जाएंगे, और अब ये कैसी संरचना हो गई, 7 कोष्ठीय संरचना हो गई। तो नर युग्मोद्भिद का विकास हमने पढ़ा, इसके बाद ये मादा युग्मोद्भिद का विकास, और अब आएगा क्या, निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये विभिन्न प्रकार के अंडक, मैंने आपको जब अभी बताया था कि चलाजा, फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइल की संरचना के आधार पर जो है इनका विभाजन किया जाता है अंडकों का। तो पहला जो विभाजन है वो विभाजन है प्रतीप विभाजन, जो पहला आप दिखा रहे हैं ऑर्थोट्रॉप। इसमें क्या होता है, देखिए आप ध्यान से, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों आपस में क्या है, एक सीध में और बिल्कुल सीधे हैं। तो ये कौन सा विभाजन है, प्रतीप विभाजन।
इस वाले में आप देखें फ्यूनिकल क्या हो गया, 90 डिग्री के कोण पर आ गया, और ये इसके बिल्कुल इस तरह से चले गए। कौन कौन क्या क्या चीजें चली गई, माइक्रोपाइल और एम्ब्रियोसेक। तो ये हेमीट्रोपस विभाजन। इसके बाद ये विभाजन जिसमें कि पूरे के पूरे माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल क्या हो गए, बिल्कुल आपस में एक दूसरे के उलट के क्या हो गए, सामने आ गए। ये फ्यूनिकल, ये और ये एक ही विभाजन है दोनों, इसी का डायग्राम है। और ये एनाट्रोपस डायग्राम है जिसमें कि सारी की सारी चीजें क्या हो गई, बिल्कुल उल्टी हो गई। जो सीधी थी ना, सीधे डायरेक्शन में तो क्या था, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलाजा एक ही डायरेक्शन में थे, एक ही दिशा में थे, लेकिन इस वाले में जो है प्रतीप में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। तो ये जो है कौन सा विभाजन क्या कहलाता है, अंडकों का संयोजन। तो अंडकों के प्रकार पर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझें, इसको आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कौन कौन से अंडकों के प्रकार होते हैं। ठीक है, अंडकों का संयोजन किस प्रकार से होता है ये आपको मैं इस डायग्राम के माध्यम से बता चुकी हूँ। आधार क्या है इसका, वही मैं बता रही हूँ कि चलाजा और इन सब का एक दूसरे की दिशा किस तरह से, वो इसके आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। रिजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपको अगर कोई कंफ्यूजन है उस चित्र में कि किस प्रकार से विभाजन हो रहा है, तो एक बार आप दोबारा से समझ लें। ये एक सेल थी, कौन सा, एक सेल थी, और इस सेल में दो विभाजन हुए, दो केंद्रक बन गए। दो केंद्रकों में मेयोसिस सेकंड हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या बन गए, 4 बन गए। और अब 1n, ये मेगा जो है गुरु बीजाणु मदर सेल कैसी थी, 2n संरचना थी, द्विगुणित संरचना थी। मियोसिस के विभाजन के फलस्वरूप अब कैसी हो गई, ये अगुणित कोशिका हो गई। अब अगुणित में कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी और फिर 4 बन जाएंगी। 4 में इस तरह से कोने में चल जाएंगी और ये संरचना बन जाएगी। समझ आ गया ना, अब कोई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, है क्या, नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक विकास है कि किस तरीके से इसका विकास होता है। अब आप पूरी की पूरी प्रक्रिया एक साथ देखें। नर युग्मोद्भिद का विकास हम पढ़ चुके, मादा युग्मोद्भिद का विकास हम पढ़ चुके, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, पराग कणों का विकास हम पढ़ चुके। अब निषेचन की क्रिया किस तरीके से होगी, हाँ फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, हिंदी में निषेचन। निषेचन की क्रिया किस तरीके से होगी ये आप देखेंगे। ये देखिए, ये पोलन, परिपक्व पोलन कहाँ पर आ गया, वर्तिकाग्र पर आ गया। वर्तिकाग्र पे ये है, वर्तिका से होता हुआ कहाँ आ गया, ओव्यूल में आ गया। और माइक्रोपाइल जो था, छेद था, उस क्षेत्र के माध्यम से इस पराग नलिका ने कहाँ पर प्रवेश कर लिया, एम्ब्रियोसेक में। अब एम्ब्रियोसेक में आप ये ध्यान से देखें कि जैसे ही ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में 2 क्या थे, मेल गैमेट थे। दोनों मेल गैमेट अंदर आ गए। अंदर आने के साथ साथ क्या हुआ, ये बाहर, ये संरचना थी, वहां 2 केंद्रक थे, ध्यान है ना, भूलना मत। मादा युग्मोद्भिद में बीच में 2 केंद्रक थे, याद है या नहीं है, याद है ना। इसमें 2 मेल गैमेट थे। अब इन दोनों अराइवल ऑफ मेल गैमेट जैसे ही आए, अब क्या होगा, एक जो मेल गैमेट है वो जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस सेल्स के साथ क्या होगा, मिल जाएगा। और एक मेल गैमेट जो है वो एग न्यूक्लियस, अंड समुच्चय के साथ। नीचे वाला मैं आपको बताना भूल गई, जो 3 समूह ऊपर के थे और 3 क्या थे, नीचे थे। ऊपर वाले तो क्या कहलाते हैं, प्रतिमुखी समुच्चय, एंटीपोडल। और नीचे वाला क्या कहलाता है, अंड समुच्चय, एग न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो एक जो मेल गैमेट होगा वो तो इसमें इसके साथ जुड़ जाएगा, और एक मेल गैमेट किसके साथ जुड़ जाएगा, अंड समुच्चय के साथ। दोनों मेल गैमेट का काम हो गया। एक मेल गैमेट कहाँ गया, बीच वाले में, और जो नीचे वाले जो अंड समुच्चय था
उसमें दूसरा मेल गैमेट चला गया और अब दोनों तरफ अब कौन सी संरचना हो गई, ये वापस डिप्लॉइड संरचना हो गई। भाई पोलन के परागकण कैसी थी, अगुणित संरचना। इसके बाद जो अंड बने वो भी कैसे थे, अगुणित। अब दोनों, एक मेल गैमेट मिल गया, फीमेल गैमेट आपस में मिल गए, तो दोनों संरचनाएं अब कैसी हो गई, द्विगुणित हो गई। अब द्विगुणित जो है क्या बन जाएगा हमारे पास, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब इसका विकास होगा और विकास होकर आगे चल के सीड्स की फॉर्मेशन, बीज का निर्माण होगा। बीज निर्माण की प्रक्रिया अलग से पढ़ेंगे हम, यहाँ तक फर्टिलाइजेशन की बात है। इसमें कोई परेशानी है तो बताएं। इस चित्र को आप ध्यान से समझ लें, अगर चित्र भी आपके दिमाग में रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी प्रश्नों को हल करने में। अब ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, भ्रूण पोष और भ्रूण कोश का निर्माण किस तरीके से होता है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ इसके प्रश्न कराना चाह रही थी। वो यूनिट फर्स्ट थी ना, एक बार वो लगा दो। उसमें आपको कुछ प्रश्न है जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हमने आधी से ज़्यादा यूनिट पढ़ ली है। तो पढ़ने से पहले हम उस पर किस तरह से, उस पर आधारित किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न हम करेंगे। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्रश्न यूनिट 1। हाँ बोलो। नहीं, हर एक का नहीं होता, सब में अलग अलग है। कई में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन हर एक का फीचर नहीं है। एंजियोस्पर्म, मेनली एंजियोस्पर्म का। एक एक्सेल से होगा। हाँ नहीं, दूसरी हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो कई बार वर्किंग कंडीशन, वर्किंग उस स्टेज में नहीं रहता, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में जो है इस तरह का जो है निषेचन की क्रिया नहीं होती, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है ना। नीचे लास्ट में ले आओ क्वेश्चंस पे, लास्ट में बिल्कुल नीचे नीचे लास्ट में क्वेश्चंस पे मुझे देते हैं और नीचे और हाँ और ऊपर ले, हाँ और ऊपर बिल्कुल, और ऊपर ले शुरू से पहले नंबर से। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब आप देखें हमने जो प्रश्न कर रहे हैं उन पर, हमने जो पढ़ा है उस पर किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। पहला है बीजाणुजनक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा असूत्री विभाजन, तीसरा अंतःसूत्रण एंडोमाइसिस और द केवल माइटोसिस। बीजाणुजनक कोशिकाएं, मात्र कोशिकाएं जो होती है ना, चाहे कोई सी मात्र कोशिका है वो, चाहे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका चाहे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उसमें किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री। बैठो, है ना। सेकंड देखिए, कैप्सुला में परागकणों का परागण किस अवस्था में होता है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। कौन सी, कैप्सुला में परागकणों का परागण किस अवस्था में होता है। एक कोशिकीय अवस्था में, दूसरा 3 कोशिकीय अवस्था में, 3 केंद्रकीय अवस्था में और 2 कोशिकीय अवस्था में। ध्यान से पढ़ें प्रश्न। कैप्सुला में परागकणों का परागण किस अवस्था में होता है। जब परागण परागित होते हैं तो वो किस अवस्था में होते हैं। कितने मेल गैमेट बन गए थे जब हमने परागकण की इन सीटू की बात की थी, तो कितने मेल गैमेट बने थे, कितने नर युग्म बने थे, 2 बने थे ना, तो कितना कोशिकीय हो गया, 2 कोशिकीय। तीसरा प्रश्न देखिए, लघु बीजाणु किसकी प्रथम कोशिका है। मादा युग्मोद्भिद की, नर युग्मोद्भिद की, बीजाणुद्भिद की या परागकणों की, नर युग्मोद्भिद की। लघु बीजाणु क्या है, नर युग्मोद्भिद का विकास करता है, तो नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, लघु बीजाणु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परागकण पैदा कर सकते हैं निमोनिया, टाइफाइड, एलर्जी, इनमें से कोई नहीं, एलर्जी। और एलर्जी का कारण क्या होता है, प्रोटीन के कण जो होते हैं जो कि पराग निकलते हैं।
ठीक है, तो वो एलर्जी फैलाते हैं। अगला प्रश्न देखें, परागकोश सामान्यतः बने होते हैं 1 बीजाणुधनी के, 2 बीजाणुधनी के, 3 बीजाणुधनी के, 4 बीजाणुधनी के। परागकोश सामान्यतः बने होते हैं, बिल्कुल मैं इनका लिखने में परागकोश सामान्यतः होते हैं एक कोशिकीय, ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, जवाब देने की जल्दी नहीं करें। एक कोशिकीय, ब द्विकोशिकीय, स त्रिकोशिकीय, ध्यान से पढ़ें, परागकोश परागकोश कैसे होते हैं? सामान्य रूप से द्विकोष्ठीय। कोष्ठ 2 होते हैं। पालियां कितनी होती हैं? 4। लोब की बात की जाएगी तो 4। ध्यान रखें, देखिए अगर चित्र ध्यान में आए आपके तो इस तरह की संरचना थी। ये 2 तो क्या थे? कोष थे, और ये 2 क्या थी? पालियां। तो प्रश्न को जल्दबाजी नहीं करें प्रश्न उत्तर देने की। अगर आपसे पूछा जाए पराग पालियां कितनी होती हैं तो उत्तर होगा 4। पराग कोश कितने होते हैं तो उत्तर होगा 2। ठीक है, हाँ बोले। अच्छा, उनसे पूछे। ये आप प्रश्न देख रहे हैं तो आप इसको बताएं, पराग कोश सामान्यतः कितने पराग कोश सामान्यतः होते हैं? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, त्रिकोशिकीय या चतुर्कोशिकीय? हाँ पूछ बताएं। हम तो बता जो तुर्क से बोले आप। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको आता है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। परागकोश सामान्यतः होते हैं एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, त्रिकोशिकीय, चतुर्कोशिकीय। नहीं आता? परागकोश सामान्य एक संरचना हमने पढ़ी थी जिसमें 2 पढ़े थे। द्विकोशिकीय। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू मैडम। अगला प्रश्न देखें आप। हाँ, कैप्सुला के परिपक्व नर युग्मोद्भिद में कितनी कोशिका पाई जाती है? कैप्सुला के परिपक्व नर युग्मोद्भिद में कितनी कोशिका पाई जाती हैं? हाँ, ऑप्शन अ लिखें, एक। प्रश्न देखिए आप प्लीज, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करें। ब 2, स 3 और द 4। और अनेक भी हो सकती है, 4 नहीं हो के अनेक भी कह सकते हैं। कितनी होती हैं? हाँ, पाली से बताएं आप ये कि कैप्सुला के परिपक्व नर युग्मोद्भिद में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 1,
2, हेलो 3, 4 परिपक्व नर युग्मोद्भिद में कितनी पाई जाती है? 2 दो क्या होते हैं हेलो। उसके? 2 गैमेट, क्या कहते हैं, 2 जैसे हम कहें नर युग्मक। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न लगा लो। 2 मेल गैमेट 2 ही तो होते हैं ना? क्या हुआ, आपको कोई कंफ्यूजन है? बोले आप, आपके चेहरे से लग रहा है कोई कंफ्यूजन है, आपको तो बताएं। आगे नीचे कर दें। हाँ, और हैं? हाँ, 7वां प्रश्न बताएं। एक विशेष प्रकार के जीवों में परागकण की किसी क्षेत्र में उपस्थिति किसकी खोज में सहायक है? ये मैंने शुरू में बताया था, अगर ध्यान हो तो। किसी विशेष प्रकार के जीवों में परागकणों की किसी क्षेत्र में उपस्थिति, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में कोई परागकण पाए जा रहे हैं, तो वो उनकी उपस्थिति किस चीज की खोज में सहायक होगी? कोयले की, पेट्रोलियम की, जीवों में टेरिडोफाइट की, सभी की। परागकण सभी की होगी। अगर परागकण पाए जा रहे हैं तो खनिज कोयले के भी हो सकते हैं, जैसे पुष्प, जो जीवाश्म होते हैं वो क्या होते हैं? डेड ऑर्गन्स, या कि लंबे समय तक दब गए हों। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या होगा? द। पुष्प का अनिवार्य चक्र है, ये बहुत ध्यान से पढ़ें, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे उत्तर देने की। पुष्प का अनिवार्य चक्र है, श गलती से लिखा है, पुष्प है ये प्रश्न। पुष्प, पुष्प का अनिवार्य चक्र है। जिसके बिना पौधा कुछ भी नहीं कर सकता। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज। आप जल्दबाजी में, बार बार कहती हूँ आपको, स्पेशली जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनमें जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि प्रश्न जिस उद्देश्य से लिखा गया उस उद्देश्य को समझने की कोशिश करें। अ दलपुंज, ब दलपुंज व जायांग, दलपुंज व जायांग, नीचे लाना। स पुमंग और जायांग, जायांग, और द उपरोक्त सभी। हाँ, इसका उत्तर सही क्या होगा? पुमंग और जायांग। कारण क्या है? हर उत्तर का कारण होता है। कारण क्या है इसका, पुमंग और जायांग का? कि अगर पुष्प के जननांग नहीं होंगे तो पुष्प का अस्तित्व नहीं रहेगा। भाई ये दलपुंज तोड़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। दलपुंज हमने पेटल्स तोड़ ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें पुमंग और जायांग का होना जरूरी है। तो अनिवार्य जो चक्र है वो क्या है? पुमंग और जायांग। ठीक है। हाँ, मोरिंगा पादप के परागकोश होते हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़ें। मोरिंगा पादप के परागकोश होते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, मोनोस्पोरेंजिएट, अ और ब दोनों। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4, मोनो मतलब एक स्पोर जिसमें होगा, और स बाइस्पोरेंजिएट। तो उत्तर क्या होगा? स बाइस्पोरेंजिएट। आप ना, मैं आपको बार बार एक इस पे आपको बताना चाह रही हूँ कि मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देते समय उत्तर के लॉजिक को समझें। अब अ और ब कई बच्चों ने इसलिए दे दिया कि दोनों लिखा है तो कोई तो होगा, ऐसा नहीं। उत्तर को समझें, इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं उत्तर, सही उत्तर देने में। उत्तर को समझें, उसकी वास्तविकता समझें कि हाँ ये उत्तर है तो क्यों है, कुछ भी नहीं बोलें।
जीबी अमीकी ने किस पादप में पराग नलिका की खोज की थी? कैप्सुला, पार्थेनियम, पोर्चेल्युका, उपरोक्त में से कोई नहीं है। कैप्सुला में, ठीक है ना, इसलिए नहीं आता कि हमने पढ़ा नहीं है। कैप्सुला, ठीक है ना। ये इनको भी पढ़ाया नहीं है। हाँ, ये बताएं। नहीं, आप ये आपको मिलेगा। 12 नंबर का प्रश्न देखें, 11वां भी हमने नहीं पढ़ा है। 12वां प्रश्न देखें, प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार उपस्थित होता है। प्रतीप बीजांड, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको कहा था कि इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बीजांड वृंत की सीधी रेखा में, बीजांड वृंत के समकोण में, बीजांड वृंत के 45 कोण के साथ और बीजांड वृंत के सभी सीधी, ठीक है ना। हाँ हाँ, इसको छोड़िए, अभी पढ़ाया नहीं, इनको आगे चले। हाँ, इधर वाली ले, इधर वाली, और आगे चले, और आगे। हाँ, बस ये प्रश्न नंबर 15 देखें। एंडोस्टोम और एक्सोस्टोम किसके भाग हैं? बीजांडकाय के, निभाग के, पराग नलिका भित्ति के, बीजांड द्वार के। एंडोस्टोम और एक्सोस्टोम किसके भाग हैं? पराग नलिका भित्ति के, बीजांड द्वार के, निभाग के, बीजांडकाय के, बीजांडकाय के, बीजांडकाय, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 16 करें। स्वपरागण का मतलब है, सबको आना चाहिए ये प्रश्न। स्वपरागण का मतलब है, ध्यान से पढ़ें ऑप्शन, जल्दबाजी नहीं करें, अर्थ समझें फिर उत्तर दें। अ, पराग के एक ही पुष्प के में परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ब, एक ही पादप में परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण। ध्यान से पढ़ें, मैं बोल भी इसीलिए जोर से। तीसरा, एक ही पुष्प में नर व मादा जनन अंगों का पाया जाना। और द, परागकणों का अंकुरण। एक ही पुष्प में वर्तिकाग्र तक पहुंचना। और आगे चले, इधर ले लें, नर युग्मक, 26 नंबर का प्रश्न। नर युग्मक तथा ध्रुवीय संलयन, बीच में मैंने बताया था सेंट्रल जो होते हैं, संलयन से क्या बनता है? बीजांडकाय, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, युग्मनज और द्वितीयक केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से। ध्यान से पढ़े करें, मैं बार बार कह रही हूँ इस बात को, इसकी आदत डालें आप, नहीं तो परीक्षा में दिक्कत आ सकती है। द्वितीयक केंद्रक, ठीक है ना। नर युग्मक है ना, जब नर युग्मक है तो वो आगे चलकर किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही बनाएगा, वो भ्रूणपोष को नहीं बनाएगा, ठीक है ना। द्वितीयक केंद्रक बनता है नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से। आगे चलें। कैप्सुला में भ्रूणपोष का निर्माण होता है निषेचन के समय, निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, परागकण से पहले। कैप्सुला में भ्रूणपोष का निर्माण होता है निषेचन से पहले। निषेचन ही नहीं हुआ तो भ्रूणपोष कहाँ से बनेगा भाई? निषेचन के बाद, परागकण के पहले और निषेचन के बाद। निषेचन के समय, निषेचन से पहले, निषेचन के बाद भ्रूणपोष। उसी समय बनेगा ना, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो भ्रूणपोष कहाँ से बनेगा? जब निषेचन हो जाएगा तब भ्रूणपोष साथ के साथ बनेगा, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा, अब थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया इस यूनिट का, वो हम बाद में पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे।